गैस के अणुभार तथा घनत्व का प्रभाव, ये दो फार्मूले यहाँ बताने जा रहे हैं। एक फार्मूला हमने देखा ध्वन की V बराबर, ये फार्मूला था, ध्यान दिए होगे, गामा RT बाई एम, मॉलिक्यूलर वेट अणुभार ये था। और एक हमने फार्मूला देखा था ध्वन की चाल V बराबर गामा P बाई डी, ये दो देखा था। हाँ, अब स्थिर ताप व ताप और दाब स्थिर कर दो तो R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, गामा अपान एम हो जाएगा। इसे बदल दोगे, गामा इसलिए लिए है कि अलग अलग गैस ले लोगे और सेम गैस लोगे, जैसे मोनोएटॉमिक के लिए गामा कांस्टेंट हो जाएगा, डायटॉमिक लोगे तो गामा, लेकिन हो सकता है हीलियम और ऑक्सीजन लो, हीलियम और हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो का वैल्यू अलग अलग आएगा, इसलिए ये है वेरिएबल किए हैं। तो V1 अपान V2 बराबर, फार्मूला ये बना दे रहे हैं, देख लो, गामा 1 अपान गामा 2 हो जाएगा। यम उल्टा है, अणुभार है, यम यह अणुभार मॉलिक्यूलर वेट यम, ये हो गया। तो अलग अलग गैसें हैं, उनका अणुभार निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, गामा 1 गामा 2 रख देंगे, आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ देख लो, यहाँ क्या होगा, फिर वही स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर क्या हो जाएगा, फिर P कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ सर, गामा बाई डी हो जाएगा। D क्या है, घनत्व, तो यहाँ से फिर V1 अपान V2, फार्मूला क्या बन जाएगा, फिर वही फार्मूला आ जाएगा, गामा 1 अपान गामा 2 अनुक्रमानुपाती है और D क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो D2 अपान D1, ये भी फार्मूला बन गया। तो घनत्व के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, अणुभार के साथ व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से चिल्ला रहे हैं, ये साउंड एनर्जी निकल रही है, साउंड एनर्जी इधर से निकल रही है, ठीक है, इधर साउंड एनर्जी, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा पास हो जाती है उसी ध्वन की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं सर, आई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक बता सकते हो, मात्रक बता सकते हैं कैसे, क्योंकि देखो I बराबर क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, माने क्षेत्रफल एरिया, प्रति सेकंड मतलब T, गुजरने ऊर्जा अर्थात E, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। मात्रक यहाँ से बता सकते हो, तरंग की तीव्रता या ध्वन की तीव्रता, तरंग की तीव्रता या ध्वन की तीव्रता का मात्रक, सर मात्रक बताइए क्या होगा, बता सकते हो। ये देखो ऊपर क्या है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर एरिया सेकंड, एक तो ये हो जाएगा, किसी भी तरंग के लिए है। और जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं सर, वाट, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, सही। हाँ, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली तरंग की तीव्रता, मनुष्य जो की तीव्रता सुनता है उसके बारे में समझाते हैं। ये क्या होता है, न्यूनतम कितना सुन सकता है मनुष्य, न्यूनतम तीव्रता कितनी होती है, न्यूनतम आई मिनिमम, इसे थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ये है 10⁻⁻12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी कहते हैं, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तक मनुष्य सुन सकता है। और मैक्सिमम, अधिकतम कितना सुन सकता है, अधिकतम बिना दर्द हुए, इसके बाद सुनेगा दर्द होना शुरू होगा, बिना दर्द के कान में न हो, हाँ, बिना दर्द के अधिक सुनने की क्षमता है आई मैक्स, वो क्या है 10⁻0 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, और 10⁻0 को 1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, ये अधिकतम क्षमता है, ठीक है। हाँ, अब जो तरंग की तीव्रता होती है
तरंग की तीव्रता आई जो है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये क्या है सर? आयाम है, जहां ये क्या है? आयाम है। तरंग की तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आयाम अधिक होगा तो ध्वनि होगी, आयाम होगा तो ध्वनि धीमे होगी। जो तरंग जा रही है उस तरंग का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि तेज होगा, आयाम कम होगा एम्पलीट्यूड तो ध्वनि धीमा होगा। इसे खोलोगे तो सूत्र बन जाएगा I1 अपान बराबर A1 अपान A2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा कि नहीं? अगर आप इसे एनर्जी के रूप में भी तो एनर्जी के रूप में भी एक सूत्र बन जाएगा, क्योंकि एरिया टी सब तो एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी के रूप में भी E1 अपान E2 बराबर A1 अपान A2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब जो एनर्जी पास हो रही है प्रत्येकांक क्षेत्रफल से सेकेंड, वही तो इंटेंसिटी है। एनर्जी भी A1 अपान A2 के होल स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका मतलब एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है। आयाम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी पास हो रही है और इंटेंसिटी इसका मतलब ज़्यादा है। तो चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, दोनों पर सवाल पूछ सकता है। कैसे? किसी बड़े परावर्तक तल से टकराकर बड़े परावर्तक तल से टकराकर वापस सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। समझ में? जैसे क्या मतलब है? इधर देखो, एक कोई बड़ा परावर्तक तल है मान लिए हम। अब यहाँ कोई व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति मान लो, ठीक है, कोई व्यक्ति बोल रहा है। ये क्या है? श्रोता भी है और श्रोता भी है, सुनने वाला भी है। कोई बात नहीं, बोला, कुछ बोला, मुंह खोला तो कुछ बोला, डी दूरी गई, ध्वनि क्या हुई? डी दूरी गई और टक्कर मार के वापस। अब ये मत सुनना कि मुंह सुन रहा है सर, नाक सुन रहा है, अरे यही कान है सुन रहा है। तो डी दूरी वापस आई ध्वनि, डी दूरी गई, दूरी वापस आई, कुल कुछ समय लगेगा। तो चाल बराबर क्या होगा सर? चाल बराबर चाल भी बराबर कुल टूडी कुल समय टी। तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाए सर? VT/2 हो जाएगा। डी क्या है? VT/2। और डी श्रोता और परावर्तक तल। ये कौन सा तल है सर? परावर्तक तल। परावर्तक तल है, जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब मजेदार है, किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे पर 0.1 सेकेंड, किसी भी ध्वनि प्रभाव हमारे कानों पर 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। 1/10 सेकेंड को क्या कहोगे? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। जैसे कुछ बोलोगे उसका प्रभाव 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। हमारे कानों पे 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। इस दौरान यदि दूसरी ध्वनि जाए तो वह स्पष्ट सुनाई नहीं देती। समझ गए? 0.1 सेकेंड तक भी ध्वनि का प्रभाव बनाया, दूसरी ध्वनि भी उसी में तो सुनाई नहीं देगा, फिर गूंजन होने लगेगा, गूंजने लगेगा। इसका मतलब यहाँ ये बोला और यहाँ जाकर मार के वापस में कम 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए। 0.1 सेकेंड से कम समय लेना चाहिए। 0.1 सेकेंड से कम समय तो प्रतिध्वनि जीवन में सुनाई नहीं देगा। तो स्रोत परावर्तक तल के बीच कम कितना दूरी हो कि 0.1 सेकेंड के बाद ही ध्वनि सुनिए, क्योंकि 0.1 सेकेंड से ज़्यादा जाने और आने में समय 0.1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, तब प्रतिध्वनि सुनोगे, क्योंकि उसके पहले आ जाएगा तो स्पष्ट नहीं सुनाई देगा। तो प्रतिध्वनि का समयांतराल हो गया ना, तो प्रतिध्वनि के लिए समयांतराल कितना है?
प्रतिध्वनि, डायरेक्ट परीक्षा में पूछ ले, प्रतिध्वनि के लिए समयांतराल, समयांतराल टाइम कितना है, ध्वनि सुने और जो वापस प्रतिध्वनि सुनने के लिए उसमें टाइम इंटरवल होना चाहिए 1/10 सेकंड लिखा हो कहीं, वो भी सही है, या इसी 0.1 सेकंड, समयांतराल इतना है। इस सूत्र में रख दो तो तुम्हें श्रोता और परावर्तक तल के बीच की दूरी भी मिल जाएगी, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो चलो देखो, d बराबर क्या हो जाएगा, v का मान जानते हो 332 मीटर पर सेकेंड, कहाँ, y में 0 डिग्री पर, और टाइम होना चाहिए कम से 1/2, तो 33.2/2, तो 16 दूना 32, इतना मीटर, 16.6 मीटर या लगभग 17 मीटर भी कह सकते हो, कहीं दिया रहे, इसका मतलब 16.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो श्रोता और परावर्तक तल के बीच की दूरी 16.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक तल के बीच की दूरी 16.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी सुनाई देगा, नहीं सुनाई नहीं देगा। 16 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर होगा तो अच्छा सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ा टेम्परेचर इस समय तो 45 पर यहाँ चाल क्या होगी, ध्वनि की चालना आपको सिखाए हैं, तो उसको रखोगे 0.1 रखोगे बटे 2 होगी, किसी भी समय आप प्रतिध्वनि के लिए पता चल जाएगा आपको, जाओ वहाँ टेम्परेचर कितना है पता कर लो, टेम्परेचर जब पता हो जाए तो ध्वनि की चाल उस पर कितना होगा ये भी पता हो जाएगा, ध्वनि की चाल, क्योंकि टेम्परेचर के अनुसार बताए थे V0 प्लस 0.60, उससे रख के तुम वहाँ ध्वनि की चाल निकाल लो, तो ध्वनि की चाल आ जाए तो उसे रखो 0.1 का गुणा करो अपान 2 करो, कितना आ जाए, इसका मतलब तुम और परावर्तक के बीच उतने के बोलो तो तुम्हें प्रतिध्वनि सुनाई देगा, उस गए तो गूंजेगा, क्योंकि 0.1 सेकंड से पहले ध्वनि आ जाएगी, वो स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। तो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये पूछ लेगा परावर्तक तल के और के बीच के श्रोता के बीच कितना दूरी होना चाहिए, और ये पूछ लेगा इंटरवल कितना होना चाहिए, तो 10 सेकंड से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे कान पर पहली ध्वनि का प्रभाव इतने समय तक बना रहता है। तो ये रहा तुम्हारा प्रतिध्वनि भी कंप्लीट है, बना लो इसे। तारत्व अंग्रेजी में कहते हैं पिच, सर ये पिच है, तारत्व का वह लक्षण है जिससे ध्वनि हमें पतली और मोटी सुनाई देती है। तारत्व के ध्वनि पतली व मोटी सुनाई देती है, तारत्व का वह लक्षण है जिससे ध्वनि में पतली और मोटी सुनाई देती है। पतली यहाँ अंग्रेजी में कहो तो श्रिल कहेंगे, श्रिल तीक्ष्ण कहते हैं, और मोटी को ग्रेव भारी गंभीर, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये मोटी ध्वनि है, क्या बात कर रहे हो, पतली है, समझ में आया। तो पतली और मोटी सुनाई देने का लक्षण क्या होता है, और पिच जो तारत्व है, तारत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति होता है। आवृत्ति, इसका मतलब जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसका तारत्व ज्यादा, जिसकी आवृत्ति कम उसका तारत्व कम, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसका तारत्व ज्यादा, और जिसकी ध्वनि की आवृत्ति कम उसका तारत्व कम। और अधिक तारत्व वाली ध्वनि, अधिक तारत्व वाली ध्वनि, अधिक तारत्व ध्वनि क्या होती है सर, पतली होती है। और कम तारत्व वाली ध्वनि, कम तारत्व वाली क्या होती है, मोटी होती है, ठीक। तारत्व है तो ध्वनि पतली होगी, कम तारत्व है तो ध्वनि होगी। तारत्व कब होगा, मतलब आवृत्ति भी अधिक होगी, आवृत्ति
अधिक, तो तारत्व अधिक और ध्वनि पतली। आवृत्ति कम, तो तारत्व कम और ध्वनि मोटी। समझ गए? 20 हर्ट्ज 20,000 में अंतर में आया। 20,000 हर्ट्ज वाली बहुत पतली होगी और 20 वाली मोटी होगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक बात होगा कि पुरुष की आवाज़ और महिला की आवाज़ में अंतर होता है। पुरुष की आवाज़ मोटी होती है, महिला की आवाज़ पतली होती है। इसका मतलब महिला की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। आवृत्ति ज़्यादा होने से तारत्व ज़्यादा होता है और तारत्व ज़्यादा होने से ध्वनि पतली हो जाती है। आवृत्ति ज़्यादा, तारत्व ज़्यादा, ध्वनि पतली। और पुरुष की आवाज़ आवृत्ति कम, पुरुष की आवाज़ की आवृत्ति कम होता है तो कम और ध्वनि। समझ गए? हाँ, मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व होता है, पिच अधिक, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, पतली देती भिनभिनाहट। शेर जो होता है वो दहाड़ता है, जो शेर की दहाड़ का क्या होता है? आवृत्ति कम होता है, तारत्व कम होता है, इस कारण ध्वनि मोटा होता है। तो मच्छर की भिनभिनाहट, मच्छर की भिनभिनाहट तथा महिला की आवाज़, इसमें क्या होता है सर? इसका तारत्व अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होती है, जिस कारण से ध्वनि पतली होती है। बोलो सही है? समझ में आया बात? हाँ। और दूसरा बात क्या है? शेर की दहाड़ तथा पुरुष की आवाज़, इसके बाद क्या खास बात है? तारत्व की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या मिल जाएगा? तारत्व कम होगा, और ध्वनि क्या होगा? मोटी। ध्वनि मोटी होगा, ध्वनि मोटी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो बन जाएगा। तो इसे बना लीजिए। फिर हम प्रबलता पढ़ते हैं। दूसरा हेडिंग प्रबलता। लक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज अथवा सुनाई देता है। इसके कारण क्या होता है? ध्वनि तेज अथवा धीमा सुनाई देता है। प्रबलता के कारण ध्वनि तेज अथवा धीमा सुनाई देता है। तो तीव्रता के कारण भी तो यही होता है। तीव्रता और प्रबलता में अंतर क्या है? इंटेंसिटी में अंतर थोड़ा सा है। ध्वनि तीव्रता केवल ध्वनि स्रोत पर निर्भर करती है, स्रोत पर निर्भर करती है। जबकि प्रबलता ध्वनि की प्रबलता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि स्रोत के साथ साथ श्रोता के कान पर भी निर्भर करती है। कान पर भी निर्भर करती है। मतलब समझे? मतलब ये कि अगर रेडियो चला रहे हैं, खूब तेज कर दे, एकदम आवाज़ तेज कर दीजिए, एकांक क्षेत्रफल से प्रति गुजरने वाली ऊर्जा तो बहुत निकल रही है। इसका तीव्रता बहुत हो गया, तेज तो बहुत, इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। लेकिन प्रबलता, एक व्यक्ति रमेश है, दूसरा महेश है, और रमेश तो कान सही है लेकिन महेश बहरा। महेश के लिए तो रमेश लाउड ज़्यादा रहेगा, अरे बहुत तेज है भाई बंद करो। लेकिन महेश के लिए तो बहरा है, कहेगा हाँ, तो उसे नहीं देगा, तो उसका लाउडनेस क्या हो गया? कम हो गया। लाउडनेस की बात, तीव्रता जबकि दोनों के लिए समान है। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? केवल रेडियो पर, ध्वनि के स्रोत पर। बढ़ाए तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ऊर्जा तो खूब निकली दोनों के लिए, लेकिन एक के लाउड ज़्यादा है, लाउड कम है। रमेश के लिए लाउड ज़्यादा, महेश के लिए लाउड कम हुआ। प्रबलता किसके लिए ज़्यादा हुआ? रमेश के लिए।
वो तो बहरा है, सुन ही नहीं पाया, तो उसके लिए प्रबलता खत्म। जबकि तीव्रता क्या है, समान, क्योंकि तो निकल रही है, इसलिए समझ रहे हैं। तीव्रता केवल ध्वनि स्रोत पर करती है। कान ऐंठ दिए, आवाज आई, मन मन मन, प्रत्येकांक पर सेकंड एनर्जी निकल रही, सुनो ना सुनो नहीं, लेकिन स्रोत के कान पर भी अगर निर्भर करने वाली चीज है तो प्रबलता है। अगर वहां हो तो बोलोगे मेरे भाई कि तो लाउड है, थोड़ा कम करो, तो क्या कम करो, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी कम कर दोगे, ध्वनि कम निकलेगी प्रति सेकंड, तो थोड़ा सा कम प्रबल, कान पर उसका अलग, तो कान भी शामिल हो जाए उसे प्रबल कहते हैं। तो तीव्रता है ये, ध्वनि तेज अथवा धीमा तीव्रता बताए, लेकिन अब सुनने पर डिपेंड करता है प्रबल, सुनने वाला बहरा है, कम सुनता है, ज्यादा सुनता है, बात समझ रहे हैं। इस तो प्रबलता ध्वनि के स्रोत पर भी निर्भर करता है और कान पर भी, जबकि तीव्रता केवल ध्वनि के स्रोत पर निर्भर करता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्वनि की प्रबलता बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्वनि की प्रबलता परीक्षा किसी भी नाम से आए, प्रबलता किसी भी नाम से, ध्वनि स्तर, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, इस तरह से कोई भी दे को डेसिबल में नापा जाता है, डेसिबल, डीबी। मैच देखते हैं शोर को किस में नापता है, डेसिबल। जब विराट कोहली शतक मार तो होता है शोर होगा, छक्का मार रहा है तो शोर होगा, तो क्या होता है, में नापते हैं, डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। किसमें मेरे भाई, डेसिबल में। किस में नापते हैं, डेसिबल पूरा नाम है, डीबी शॉर्ट नेम है, इसी में लिखते हैं 115 डीबी, 120 डीबी, खूब शोर होता है ना, मैच देखते होगे तो दो साउंड को नापते हैं। सर ध्वनि की तीव्रता को तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो डेसिबल और वाट प्रति मीटर स्क्वायर में संबंध है। जैसे ऊर्जा को जूल में भी नापते हैं, अर्ग में भी नापते हैं, उष्मा को कैलोरी में नापते हैं, जूल में भी संबंध है, तो 1 कैलोरी बार 4.2 जूल, ठीक उसी तरह से डेसिबल और इंटेंसिटी में संबंध होता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, B = 10 log base 10 I/I0, इस तरह से संबंध होता है इंटेंसिटी और डेसिबल में, ठीक है, या बेल में। बेल भी इसी का मात्रक है। सर डेसिबल बताए, हाँ बेल भी मात्रक है, बेल माने तो घंटी होता है, हाँ बेल ध्वनि का मात्रक ही है, ये बड़ा मात्रक है, एक बेल में 10 डेसिबल, एक बेल में 10 डेसिबल होता है, बेल बड़ा मात्रक है, एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है, समझ गए। हाँ तो डेसिबल में नापा जाता है कौन, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता, ये सब, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर में भी नापते हैं, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर और डेसिबल में रिलेशन भी होता है। लेकिन अगर परीक्षा में कहीं आ जाता है कि भाई इस किस में नापते हैं, तो डेसिबल मार देंगे। अगर ये रहे वाट प्रति मीटर स्क्वायर, डेसिबल, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, तो उपयुक्त सभी में नापते हैं। बेल भी रहे तो बेलों में नापते हैं, बेल बड़ा मात्रक है, डेसिबल ही हम लोग प्राय यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़ा मात्रक है। क्लियर, एक बेल में 10 डेसिबल, कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो बना लीजिए इसे। समान प्रबलता व समान तारत्व की ध्वनि में अंतर स्पष्ट किया जाता है, अंतर स्पष्ट किया जाता है। मतलब ये गुणता क्या है, किसी ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण समान प्रबलता, मतलब तेज धीमा उतना ही है और समान पिच, फ्रीक्वेंसी भी समान है, फिर भी दो लोग बात कर रहे हो, उस कमरे में बाहर कोई बात कर रहा है, आप अंदर से पहचान लेते हो कि चंगू है, मंगू है, रमेश है, दिनेश है, महेश है, कोई भी बात कर रहा है तो आप पकड़ लेते हो बिना देखे उसे कि कौन कौन बात कर रहा है। तो ये आवाज़ का गुणता के कारण होता है। समान तारत्व तो समान प्रबलता के ध्वनि में भी अंतर स्पष्ट करने वाला लक्षण जो होता है उसे गुणता कहते हैं, ठीक है। तो दो ध्वनियों में अंतर स्पष्ट होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हाँ, एक होता है सुपरसोनिक स्पीड। पराध्वनिक चाल क्या है, पराध्वनिक चाल, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। सुपरसोनिक स्पीड ये क्या होता है, तो पराध्वनिक चाल होता है
कि अगर कोई भी पिंड ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चले, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलने वाले पिंड की चाल को पराध्वनिक चाल मतलब सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, इस चाल कहते हैं। बोलो बातें समझ में आ गई? मतलब ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। किसी भी पिंड का चाल अगर 332 से ज़्यादा हो गया एक सेकंड में 332 मीटर से, तो उसकी चाल को हम पराध्वनिक चाल कहेंगे, सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे। अब एक होता है प्रघाती तरंगे। कौन सी तरंगे भाई? प्रघाती तरंगे, शॉक वेव्स। ये क्या होती हैं? प्रघाती तरंगे। अगर कोई भी पिंड किससे चल रहा है? सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है, सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है। अगर कोई पिंड सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है तो अपने पीछे एक शंकु के आकार का हलचल छोड़ता है। ये देखो, अपने पीछे एक शंक्वाकार हलचल छोड़ता है। हलचल माने तरंग, और तरंग में क्या होता है? एनर्जी होता है। मैंने बताया ये अपने पीछे, अगर ये आगे जा रहा है, पिंड किधर जा रहा है? आगे देख नहीं रहे हो? दिशा देखो, पिंड आगे जा रहा है किस स्पीड से? सुपरसोनिक से। तो अपने पीछे क्या छोड़ता है? शंक्वाकार हलचल छोड़ता है, तरंग। ये जो तरंग आ रही है पीछे, ये देखो पीछे तरंग जा रही है, तरंग पीछे जा रही है शंकु के आकार की, और यही क्या होती है? प्रघाती तरंगे होती हैं। यही प्रघाती तरंगे होती हैं। इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अगर कांच वाच की दीवार से टकरा जाए, खिड़की से टकरा जाए, तो उन्हें तोड़ने की क्षमता रखती हैं, तोड़ देती हैं, इतनी एनर्जी होती है। तो सर ये कहाँ देखने को मिलेगा? जब कभी फाइटर प्लेन, बड़ी बड़ी जब इमारतें होती हैं मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में, तो ऊपर खिड़की कांच वाच की लगी होती है। जब ऊपर से फाइटर प्लेन उड़ते हैं, फाइटर प्लेन लड़ाई वाले प्लेन, फाइटर प्लेन, जहाज नहीं, फाइटर प्लेन, उनकी चाल सुपरसोनिक स्पीड क्या बहुत ज़्यादा होती है। 332 मीटर पर सेकंड का मतलब समझ रहे हो? 1195 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज़्यादा स्पीड से जाएगा तब। तो 1195 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा स्पीड से अगर कोई जहाज जा रही है, इसका मतलब सुपरसोनिक स्पीड से जा रही है। अगर वो सुपरसोनिक स्पीड से जाएगी तो पीछे क्या छोड़ेगी? शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ेगी। और इसी शंक्वाकार विक्षोभ को क्या कहते हैं? प्रघाती तरंग। शंकु आकार का है कि नहीं? देख लो, ये प्रघाती तरंग जहाँ टक्कर मारेगी उसे घायल कर सकती है, खतरा पैदा कर सकती है, तोड़ सकती है। तो आगे तो चला गया जेट, फाइटर जेट, और पीछे शंक्वाकार हलचल छोड़ रहा है, और हलचल छोड़ रहा है तो यह कांच वाच से जहाँ टक्कर करेगा उसे क्रैक कर सकता है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे, प्रघाती तरंग क्या होती है, शॉक वेव्स क्या होती हैं, समझ गए? हाँ, तो ये रहा आपका साउंड चैप्टर। हमने प्रयास किया कि आपको साउंड पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, जो भी थ्योरी और न्यूमेरिकल भी आसानी से लगा सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला, जितने फार्मूला बताया उसी फार्मूले पे सीधा न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो प्रयास कर लो, लगा लो। V बराबर एल लेमडा पे 60% न्यूमेरिकल हो जाएगा। बाकी I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अभी जो बताए हैं, I1/I2 बराबर A1/I2 का होल स्क्वायर, और बाकी V चाल और ताप में संबंध V प्रोपोर्शनल टू √T, जो अभी संबंध बताए थे, VT बराबर V0 प्लस 0.6T, और VT अपान V0 कर्ण में 273 प्लस T अपान 273, ये बताए थे ना। इससे ही सवाल ज़्यादातर बनेंगे। दाब का प्रभाव क्या होता है ध्वनि की चाल पर, ताप का प्रभाव क्या होता है, आर्द्रता का प्रभाव क्या होता है, अणुभार का प्रभाव क्या होता है, और घनत्व का प्रभाव क्या। डायरेक्ट क्वेश्चन वाले सवाल हैं ये सब। और इसके बाद हमने पढ़ाया ध्वनि का विभाजन। ध्वनि के विभाजन में क्या पढ़ाया कि श्रव्य क्या होता है, परश्रव्य क्या होता है, अश्रव्य क्या होता है। श्रव्य वाला इंपॉर्टेंट है। परश्रव्य में हमने ढेर सारी बातें बताई हैं। कोई भी विशेषता आपको पूछ लेगा, चमगादड़ छोड़ के और कुछ भी दे सकता है, वो चमगादड़ भी देता है, ज़्यादा चमगादड़ ही देता है। तो महत्वपूर्ण चैप्टर था। हमने आपको डील लगभग पॉलिटेक्निक IRT में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, और काम हो जाएगा आपका। एक बार रिवाइज करके 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। हालांकि हम काम भर का बात यहाँ बता दिए हैं, और आराम से पेपर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं रिवाइज करके बैठिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक। थोड़ा धैर्य दिखाइएगा एग्जाम में, ठीक है, बना लीजिए। धन्यवाद।